हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा मोशन, उसे करने जा रहे हैं। और आज हमारा मोशन चैप्टर का जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो मोशन के बारे में मोस्ट प्रोबेबली हमें पता है कि व्हाट इज मोशन। तो मोशन का मतलब है मूवमेंट, ठीक है। व्हाट इज मोशन? मोशन इज अ मूवमेंट। तो अगर हम मोशन को थोड़ा टेक्निकली डिफाइन करें तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोशन if an object changes its position with respect to a stationary object, okay, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। अब मोशन के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप मूव कर सकती है, जैसे हम हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये अपने आप मूव कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप मूव नहीं कर सकती, दे कैन नॉट मूव इटसेल्फ। उन्हें मूव करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए जो कि उन्हें मूव करवाए। अब कुछ ऐसे मोशंस हैं जो कि विजिबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे मोशन ऑफ विंड है, तो मोशन ऑफ विंड हम देख नहीं सकते। हाँ, अगर विंड की वजह से डस्ट पार्टिकल उड़ रहे हैं, विंड की वजह से प्लांट्स की मूवमेंट हो रही है, कोई लीव्स की मूवमेंट हो रही है, तो हम विंड की मूवमेंट को उस तरीके से देख पाते हैं। दूसरा हमारे पास एक और चीज है, जैसे सनराइज और सनसेट है। ये किसकी वजह से है? इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से सनराइज और सनसेट जो है ये हम इनको देख पाते हैं। देन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें मूव करती हैं, ये हमें पता है। प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह जितनी भी ये चीजें हैं, ये भी जितने भी एक्सट्राटेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी 24 आवर ऑल टाइम जो है ये मूव करते रहते हैं। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म्स आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब वन थिंग इज इन मोशन फॉर मी बट मे बी इट इज इन रेस्ट फॉर यू। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेरे लिए हो सकता है मोशन में हो, लेकिन आपके लिए वो रेस्ट में हो सकते हैं। इसके एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए हम बस स्टॉप के ऊपर खड़े हैं, एक हमारे सामने से बस गुजर जाती है, उस बस के अंदर दो पैसेंजर्स हैं, किसी एक ही सीट के ऊपर बैठे हुए, एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। जो दोनों पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में, वो दोनों बराबर बैठे हैं और वो कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हैं और वो एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। लेकिन हम बस स्टॉप पे खड़े हैं या हम ऑन द रोड साइड खड़े हैं, हमारे सामने से वो बस निकल गई, तो हमारे लिए वो पैसेंजर जो है वो क्या है? मोशन में है। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव थिंग्स। ये दोनों कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के लिए मोशन में है तो दूसरे के लिए वो रेस्ट में होगी। अब हम एक और है, हमारे जो सराउंडिंग हम चीजें देखी, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास क्या है, दीवार है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें रेस्ट में है। फैन है, वो मोशन में, मान लीजिए फैन ऑन कंडीशन में है तो वो मोशन में है। लेकिन अगर हम किसी और प्लेनेट के ऊपर जाएं और वहां से एनालाइज करें अर्थ को, तो अर्थ जो है वो 24 आवर रोटेट करती है इट्स ऑन एक्सिस एंड अराउंड द सन। तो जब अर्थ ही रोटेट कर रही है, अर्थ ही मूव कर रही है, तो वो सभी की सभी चीजें क्या होंगी? मोशन में। दे ऑल आर इन मोशन फॉर द पर्सन विच इज आउटसाइड इन द स्पेस। अगर कोई पर्सन स्पेस में से एनालाइज करे तो वो कहेगा कि पूरी अर्थ मूव कर रही है, तो सारी की सारी चीजें भी वहां मोशन में है। अब हमें अगर मोशन को डिस्क्राइब करना है, अगर हम ये कहते हैं कि कोई चीज मोशन में है, अगर वो मोशन में तो वो कुछ पाथ कवर करेगी, वो कुछ चलेगी, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमारे पास दो चीजें होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो है ये 9th क्लास आपके लिए नया है। डिस्टेंस आपने स्टडी किया होगा। व्हाट इज डिस्टेंस? जब हम कोई पाथ फॉलो करते हैं, जब हम कुछ दूरी तय करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है उसे आप थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले डिस्टेंस जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब उसे डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए हम यहां से सिरसा जाते हैं, तो यहां से सिरसा का जो डिस्टेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 60 किलोमीटर। तो अगर हम यहां से सिरसा गए तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर का। ठीक है, ये क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है डिस्टेंस का। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। तो मोशन के दौरान जो वो टोटल पाथ ट्रैवल करती है ऑब्जेक्ट, उसे हम उसका डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी वर्ड आपके लिए नया है, अभी बताते हैं क्या होता है। और दूसरा, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देते। अब डायरेक्शन नहीं देखने का क्या मतलब है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन देते हैं।
ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है ये हम जब डिस्प्लेसमेंट को भी साथ कवर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, एक्चुअल पाथ जो हमने कवर किया है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल हमने किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करें, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके साथ हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को आसानी से समझ पाएंगे। एक बार आप इसको देखो कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवल किया गया पाथ है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अंदर जो मिनिमम गैप है दैट इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन गिवन होती है कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अब एक एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पर एक हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है हमारा, यहां से हमें स्टार्ट करना है। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये मान लीजिए कोई भी हमें एक रेफरेंस स्केल गिवन है। मान लीजिए यहां ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 किलोमीटर जाती है साउथ में, उसके बाद वो 5 किलोमीटर यहां से जाती है ईस्ट में, देन वो फिर 10 किलोमीटर जाती है नॉर्थ में। तो अब इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना हुआ? तो यहां से मान लीजिए ये ओ ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने जो कैलकुलेट करना है डिस्टेंस वो क्या होगा? डिस्टेंस हमें क्लियर है क्या होगा? 5 + 5 10 + 10 कितना होगा? ये 20 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल है 20 किलोमीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट का इसके मोशन की हमें ये देखना है कि इसने जो मोशन जो मूवमेंट किया उसमें इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे सीधा O to C, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज OC। और यहां पर एक हम एरो लगाएंगे। एरो का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट हमारा O से C गया है। डिस्टेंस में ऐसा कुछ एरो वगैरह मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंस में हम सिंपली लिख देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? S से। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है इसका। जैसे हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है F से, ठीक है, स्पीड को रिप्रेजेंट करना है, सभी के लिए कुछ ना कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों का ही सिंबल S है। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस के सिंबल को हम S लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट के सिंबल को हम S एरो मतलब है वेक्टर। अब थोड़ा वेक्टर स्केलर बता दूं दोबारा। स्केलर वो क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। इसमें कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिक्स के अंदर वेक्टर क्वांटिटीज उन्हें बोला जाता है जिन क्वांटिटीज की डायरेक्शन गिवन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन गिवन है, यहां से डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई है? O to C। तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज गिवन। तो डिस्प्लेसमेंट अब कितनी होगी? हमें यहां डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? देखो ये 90 का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 है तो ये भी 5, ये टोटल 10 था तो यहां तक 5 और यहां तक ये 5। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें 5 5, तो हमने क्या परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हमने हाइपोटेनस निकालना है OC। ठीक है, इसका नाम A B, इसका नाम C, इसका नाम होगा D दे देते हैं। तो यहां पर हम जो OC कैलकुलेट करेंगे, OC क्या होगा? OC इज इक्वल टू O, ये हमारा दोबारा कर सकते हैं, ये है O, ये है D, ये है C। हमने कैलकुलेट करना है OC, दैट इज 5 5। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो OC स्क्वायर 50 है, तो OC स्क्वायर 50 है, OC कितना आ जाएगा? √50 दैट इज 5√2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई 5√2 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक छोटा सा एग्जांपल आप और लेते हैं जिससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक साइक्लिस्ट है या एक
कोई एथलीट है वो रनिंग कर रहा है एक ट्रैक के अंदर, इस ट्रैक का जो रेडियस है दैट इज 50 मीटर लगा लो या 5 किलोमीटर लगा लो, कुछ भी आप 5 किलोमीटर लगा लो रेडियस। तो ये अगर यहां से चला ए पॉइंट से और इसने अपना एक पूरा ट्रैक कंप्लीट किया, अगर ये अपना पूरा ट्रैक कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा डिस्टेंस इसका। देखो ये पूरी चीज ये क्या होती है सर्कल का, ये सर्कमफ्रेंस होता है ना, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का यही इसका डिस्टेंस है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, दैट इज 2 पाई r। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात आई डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हमने बताया था, डिस्प्लेसमेंट में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द फाइनल पोजीशन। इसका ओरिजिन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो फिर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, क्लियर है ये। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी, डिस्टेंस जो है हमारा दैट इज 2 पाई r और डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी 0। ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो ये न्यूमेरिकल आपके इसी बीच में कवर हो रही है। एक और एग्जांपल करते हैं, एक ट्रैक के ऊपर एक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है साइक्लिस्ट, ये सेंटर है O, ये है A, ये है B। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा AB, कितना होगा, देखो कंप्लीट सर्कल में 2 पाई r, तो इसमें हो जाएगा, इसको आप मान लेते हैं 7 है इसका रेडियस, तो ये हो जाएगा पाई r, दैट इज 22/7 इंटू r, रेडियस है 7, तो कितना आ गया 22 किलोमीटर। तो ये 22 किलोमीटर जो है इसका डिस्टेंस आ गया। अब ये चीज ध्यान रखना कि ये जो हमने डिस्टेंस यहां पर बताया है, ये जो डिस्टेंस हमने लिखा है ये 22 किलोमीटर आया, ठीक है। और हमने यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन की इसके ऊपर, लेकिन अगर हम इसी की डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी AB एरो, AB एरो मतलब वो गया है A से B। AB कितना आ जाएगा, अब AB क्या है, यहां से यहां तक का मिनिमम डिस्टेंस दैट इज 7 + 7 दैट इज 14। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहां नीचे से स्टोन थ्रो किया, वो स्टोन h हाइट तक गया और उसके बाद वो क्या करेगा, जब नीचे से फेंकेंगे h हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो दोबारा नीचे आएगा और वो दोबारा नीचे आएगा, वहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आके गिर गया। अब इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या है A to B, A to B का डिस्टेंस क्या है, A to B का डिस्टेंस क्या होगा h, वापस आया h, दैट इज 2h। लेकिन यहां की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ AB, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 0 है, क्यों, क्योंकि वो A से चल के वापस A पे ही आ गया, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट A से B गया 10 किलोमीटर और वापस B से A आ गया 10 किलोमीटर। अब इसका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ AB दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB, या ये कह लो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और AB में ऑब्जेक्ट ने 10 + 10 दैट इज 20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ AB, डिस्प्लेसमेंट ऑफ AB क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ AB वो है 10 - 10 दैट इज 0। अब 10 - 10 क्यों किया, एक चीज देखनी है, जब वो A से B गया तो उसका डिस्टेंस था 10 और डिस्प्लेसमेंट भी थी 10, लेकिन जब वो वापस B से A आया तब उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो -10 होगी। हम मान लीजिए यहां से सिरसा जाते हैं तो डिस्टेंस हमारा 60 है, डिस्प्लेसमेंट भी 60 है, और अगर हम सिरसा से वापस आते हैं डिस्टेंस हमारा फिर 60 है, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हम वापस आगे डायरेक्शन के ऑपोजिट चल पड़े तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाती है नेगेटिव, जिस वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट है वो डिस्प्लेसमेंट का आता है 0। एक कंडीशन ऐसी भी है जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हमारा डिस्टेंस और हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होगी।
मान लीजिए हम वापस नहीं आते, हम सिर्फ A टू B जा रहे हैं। अगर हम A टू B गए तो हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 10 किलोमीटर, और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई 10 किलोमीटर। तो ये वो कंडीशन है जब हमारा डिस्टेंस और हमारी डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर सेम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते रहें तो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन ने स्टडी किया अभी, उसको थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा एक बार देख लें, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस पाथ पे वो ट्रैवल कर रही है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितना गैप है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर डायरेक्शन जो है वो गिवन नहीं होती, हमने ए से बी जाना है या बी से ए जाना है, हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ वहां के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ है उसकी वो कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना होगा कि अगर हम ए से बी गए तो हमने किया 50 किलोमीटर, और अगर वापस आते हैं बी से ए तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा -50 किलोमीटर, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा वो। जब हम पाथ को रिवर्स करेंगे तो हमारी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर कुछ वो चलेगा तो कुछ ना कुछ लेंथ तो वो कवर करेगा ही, कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में है, या तो वो चले ही ना, अगर चलता है तो घूम फिर के वो वही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। और पॉजिटिव तो सिंपल केस है ही, और नेगेटिव जब हम एक डायरेक्शन में जाके उसी डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं तो उसकी जो है डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस में वो दोबारा ऐड हो जाता है। तो ये उसकी थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन। अब हमने जो मोशन, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम चल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसके डिस्टेंस ट्रैवल करने में दो चीजें मैटर करेंगी। एक तो जब उसके मोशन को दो चीजें डिफाइन करेंगी, एक तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरा कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं आप कि एक उसमें उसका पैटर्न जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में कंप्लीट करता है तो हम उसे कहेंगे कि उसका मोशन यूनिफॉर्म है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर। तो एक कोई व्हीकल है, कोई कार है, कुछ भी, कोई बाइक है, बस है, कोई भी चीज है, वो स्टार्ट करता है, पहले 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, दूसरे घंटे में वो फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तीसरे घंटे में वो फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है, चौथे घंटे में वो फिर 50 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इस तरह से वो 6 आवर के अंदर अपना जो है ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो वो 6 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसने पहले घंटे में 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है, दूसरे 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है, दूसरे घंटे में फिर 50, तीसरे में फिर 50। तो वो जो उसका मोशन होगा वो फिर कहलाएगा यूनिफॉर्म। क्लियर है। अब एक इसमें और लाइन आती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ सो एवर द स्मॉल इंटरवल में भी, स्मॉल इंटरवल में भी, हाउ सो एवर स्मॉल इंटरवल में भी का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां से लेके दिल्ली जाने में उसको 6 घंटे लगे 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में, पहले घंटे में उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 50 किलोमीटर ट्रैवल में ये नहीं कि वो कहीं रुक जाए और लास्ट में स्पीड तेज करके वहां पहुंच जाए, उससे हम यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। उसके हर सेकंड पे जो उसकी स्पीड है वो सेम रहनी चाहिए, उसकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक बार अपना मोशन स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद कई बार कोई व्हीकल आगे आ गया तो हमें स्लो करना पड़ गया, जब सड़क खाली मिली तो हमने थोड़ा सा व्हीकल को फास्ट कर दिया, उस केस में जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म ना रह के वो क्या बन जाता है, नॉन यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउसएवर द स्मॉल इंटरवल। मतलब ये है कि वो पहले घंटे में 60 किलोमीटर गया, दूसरे में 70 चला गया, तीसरे में वो 50 ही रह गया, 3 घंटे बाद वो कहीं स्टे कर गया, रुक गया, वेलोसिटी उसकी स्पीड उसकी जीरो ही होगी बिल्कुल, मोशन उसका रेस्ट में आ गया, फिर वो दोबारा चल पड़ा, फिर उसने बहुत तेज व्हीकल चलाया। तो ये जो सारा प्रोसीजर है जिसमें वो अपनी स्पीड को वेरी कर रहा है, कभी कम कर रहा है कभी ज्यादा कर रहा है, तो वो कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ आया? दोबारा एक बार यूनिफॉर्म का सुन लो। यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड फिक्स है, हमने एक बार स्पीड कर दी अपनी 50 किलोमीटर पर आवर, या व्हीकल की स्पीड कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, फिर उसको छेड़ना नहीं है, उसको फिक्स रखना है उतने पे, और हम उसी स्पीड पे चलेंगे, तब हमारा मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्योंकि अगर हम सेम स्पीड रखते हैं तो हम इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि यहां पर एग्जांपल है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? हमें स्पीड, अगर हमारी स्पीड सेम नहीं रहती, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, उस केस में जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाता है। कभी हम ब्रेक लगा देते हैं, कभी हम एक्सीलरेटर दबा देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं व्हीकल को, उस केस में जो हमारा मोशन है वो क्या बन जाता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हमारा डिफरेंस है। प्रैक्टिकली देखिए तो हमारा मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मोशन हम प्रैक्टिकली नहीं रख सकते। अगर आप अपनी एग्जाम्पल देखें कि कोई एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें हम देखें कि मोशन प्रैक्टिकल रहता हो, यूनिफॉर्म प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म मोशन रहता हो, तो उसके एग्जांपल्स हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ द सेकंड्स हैंड ऑफ द क्लॉक, रोटेशन ऑफ द मिनट हैंड, रोटेशन ऑफ द आवर हैंड। क्योंकि देखो अर्थ का फिक्स है, अर्थ ने अपना एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करना है? 24 आवर। अर्थ ने सन का कंप्लीट कितने में करना है? 365 डेज। सेकंड हैंड ने अपना एक सर्कल पूरा करना है कितनी देर में? घड़ी की क्लॉक, जो हमारे पास एक जो अपने वॉल क्लॉक है, उसकी जो सेकंड हैंड है वो कितनी देर में अपना एक सर्कल पूरा करती है? 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर वो अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। और हर बार ऐसे ही करती है वो, हर बार वो एक नेट 1 मिनट के बाद अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। और मिनट हैंड कितनी देर के बाद अपनी पोजीशन पे आ जाएगी? 1 मिनट। उसका भी फिक्स है, तो उसका मोशन भी यूनिफॉर्म हुआ। आर हैंड है, आर हैंड है जो वॉच का, वो कितनी देर बाद अपनी पोजीशन पे आता है? दोबारा 12 आवर, 12 घंटे के बाद जो सबसे स्मॉल हैंड है क्लॉक का, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप बुक में से स्टडी करें, जो भी आपके पास बुक है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे प्रदीप है, चाहे मॉडर्न फिजिक्स है, कोई भी बुक है आपके पास, एस चांद है, उसमें से आप इस टॉपिक्स को स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, या आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछें, तो आप उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।
तो ब्रेड के अंदर क्या है, जो हमारा डिस्पर्शन फेज मीडियम है वो है सॉलिड, और जो डिस्पर्शन फेज है दैट इज़ गैस। और ब्रेड के साथ ही एग्जांपल हमारा स्पंज का भी है, उसके अंदर भी जो पोर्स हैं उनके, उनमें एयर प्रेजेंट रहती है, और जो सराउंडिंग सरफेस है उसका वो सॉलिड होता है। और लास्ट वन जो है हमारा वो फॉर्म का एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्शन फेज़ है वो होती है गैस। जैसे कि शेविंग क्रीम है या सोप लेदर है, उसमें गैस जो है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहती है। थैंक यू।